शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग श्रम और कृत्रिम ऊर्जा पे बात करेंगे। इसके अंतर्गत हमने 4 कोटेशंस को शामिल किया है, जिनके माध्यम से हम अपनी बात रखेंगे। जो पहला कोटेशन है वह है 7151। कृत्रिम ऊर्जा श्रम सहायक नहीं बल्कि श्रम की प्रतिस्पर्धी है। कृत्रिम ऊर्जा का सस्ता होना श्रम शोषण का सबसे बड़ा माध्यम है। हर बुद्धिजीवी कृत्रिम ऊर्जा मूल्य वृद्धि का इसलिए विरोध करता है कि इसके कारण श्रम की मांग और श्रम का मूल्य बढ़ जाएगा। परिणाम स्वरूप उसे या तो स्वयं काम करना होगा या महंगा श्रम खरीदने को मजबूर होना पड़ेगा। ये है कोटेशन जिसके माध्यम से हम अपनी बात रखेंगे। इसमें कहा गया है कि कृत्रिम ऊर्जा जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बिजली, यह श्रम की सहायक नहीं है बल्कि श्रम की प्रतिस्पर्धी है। अगर कृत्रिम ऊर्जा सस्ता रहता है या है तो यह श्रम शोषण का माध्यम है। आपने देखा होगा कि हर बुद्धिजीवी कृत्रिम ऊर्जा की मूल्य वृद्धि की आलोचना करता है। वो इसलिए करता है कि वह श्रम का शोषण कर सके। अगर कृत्रिम ऊर्जा में मूल्य वृद्धि होगी तो श्रम की मांग और श्रम का मूल्य बढ़ जाएगा। परिणाम स्वरूप उसे या तो स्वयं काम करना होगा या महंगा श्रम खरीदने को मजबूर होना पड़ेगा। जब श्रम महंगा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपको स्वयं काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अधिक पैसे देने पड़ेंगे। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन रहेगा कि श्रम खरीदना पड़ेगा जो कि महंगा रहेगा। इस कोटेशन का निष्कर्ष हम यह कह सकते हैं कि यह कृत्रिम ऊर्जा की मूल्य वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। यह कहता है कि कृत्रिम ऊर्जा की मूल्य वृद्धि करो जिससे श्रम जो है उसका मूल्य बढ़े। अगला कोटेशन है वह है 7155। वो कहता है कि कृत्रिम ऊर्जा बुद्धिजीवियों पूंजीपतियों की सहायक तथा श्रम शोषक होती है। हर बुद्धिजीवी और पूंजीपति हमेशा चाहता है कि कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य ना बढ़े, क्योंकि यदि कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य बढ़ा तो इन दोनों वर्गों का खर्च बढ़ेगा, आय घटेगी। दूसरी ओर कृत्रिम ऊर्जा के महंगा होने से मशीनी उत्पादन भी महंगा होगा, आवागमन भी महंगा होगा। इसका सीधा प्रभाव श्रम की मांग पर होगा तथा मांग बढ़ने से श्रम का मूल्य भी बढ़ेगा। इसका दुष्प्रभाव बुद्धिजीवी पूंजीपति समूह पर पड़ना निश्चित है। इसमें फिर उसी बात को अब अलग तरीके से कहा गया है कि कृत्रिम ऊर्जा पूंजीपति बुद्धिजीवियों की सहायक होती है तथा श्रम की शोषक होती है। और हर बुद्धिजीवी और पूंजीपति यही चाहता है कि कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य न बढ़े, स्थिर रहे, ताकि इनका अपना स्वार्थ सिद्ध हो। यदि कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य बढ़ेगा तो इन दोनों वर्गों का खर्च बढ़ेगा। देखिए, कोई पूंजीपति है, उद्योगपति है, उसका कल कारखाना है। अगर कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो उसकी जो उत्पादन लागत है
वो बढ़ेगी और उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए पूंजीपति कृत्रिम ऊर्जा के मूल्य में वृद्धि नहीं चाहते हैं। इसके अलावा जो मशीनी उत्पादन है वो महंगा होगा तथा आवागमन भी बढ़ेगा। इससे जो श्रम का मूल्य बढ़ेगा। इसीलिए बुद्धिजीवी पूंजीपति समूह कृत्रिम ऊर्जा में मूल्य वृद्धि के खिलाफ है। जो अगला है वो है 7,157। भारत के सभी राजनीतिक दल जिनमें वामपंथी मुख्य रूप से शामिल हैं श्रम का वास्तविक मूल्य कभी नहीं बढ़ने देते और इसके लिए परोक्ष रूप से कृत्रिम ऊर्जा को श्रम सहायक घोषित और चारित कर उसकी वृद्धि को रोक रखते हैं। ऐसा करने से उन्हें श्रमजीवियों और गरीबों के मन में आर्थिक संतोष जीवित रखने में सहायता मिलती है। नकली श्रमजीवियों ने वास्तविक श्रमजीवियों की भावना को खूब उभारा, उसे वोट में बदल दिया। देखिए इसमें कहा गया है कि राजनीतिक दल और खास करके वामपंथी वह श्रम का वास्तविक मूल्य अभी नहीं बढ़ने देते और अपने आप को तो वो श्रमिकों ऐतिहासिक कहते हैं, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों का हित नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि श्रमिक गरीब रहे ताकि वह उसकी भावनाओं का शोषण कर सके और उन्हें वोट में बदल सके। जो देखिए जब कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य कम रहेगा, श्रम की मांग घटेगी। जब श्रम की मांग घटेगी तो श्रमिकों को सैलरी कम मिलेगी, उनमें संतोष बढ़ेगा। इसी असंतोष को वो चाहते हैं कि बना रहे ताकि वह अपनी रोटियां सेक सके। जो अगला कोटेशन है वह है 7,158। यह कहता है आर्थिक नीतियों में भी कांग्रेस कृत्रिम ऊर्जा की मूल्य वृद्धि तो करेगी नहीं और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक श्रम की मांग भी घटेगी और मूल्य भी घटेगा। या तो उदारीकरण की नीति यथावत चलती रहेगी या उदारीकरण को कम कर नकली श्रमिकों के चेहरे को ही मानवीय चेहरा घोषित करके उनके चेहरे पर चमक लौटाने का प्रयास होगा। दोनों स्थितियां वास्तविक श्रमिकों के हित में नहीं है। देखिए यह कांग्रेस के बारे में बात करती है, कह रहा है कि कांग्रेस जो है वह कृत्रिम ऊर्जा में मूल्य वृद्धि तो करेगी नहीं और जब तक ऐसा नहीं होगा श्रम की मांग भी घटेगी और मूल्य भी घटेगा। जो उदारीकरण की प्रक्रिया है जिसने कांग्रेस ने शुरू किया उसके बारे में यहाँ कहा गया है कि उदारीकरण की नीति तो चलती रहेगी, यह नीति चलती रहेगी और बात सही भी है। उदारीकरण को मनमोहन सरकार ने शुरू किया लेकिन उसे वाजपेयी सरकार ने जारी रखा, फिर यूपीए ने उसे जारी रखा और आज भी उदारीकरण की प्रक्रिया जारी है। तो ये जो उदारीकरण है इसकी प्रक्रिया चलती रहेगी और यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और या इसका एक परिणाम क्या हो सकता है कि उदारीकरण को कम कर जो नकली श्रमिक हैं उनके चेहरे को मानवीय चेहरा घोषित कर दिया जाए। तो ये दो परिस्थितियां हो सकती हैं और ये दोनों ही स्थितियां जो वास्तविक श्रमिक हैं उनके हित में बाधक है। ये था आज का विषय जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना
आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप जी। बाकी के साथी बताएं। चलिए मैं थोड़ा सा विषय को रोक देता हूँ। देखिए, श्रमिकों का जो शोषण है उसे हम श्रमजीवी कहते हैं, या लेबर कहते हैं, या वर्ण व्यवस्था में उसी को शूद्र कह दिया जाता है। उनका शोषण देखेंगे तो शोषण जो है वो स्वतंत्रता से पहले भी हो रहा था और स्वतंत्रता के बाद भी होता रहा, और अभी भी जो है निरंतर हो रहा है, बस शोषण के तरीके बदल जाते हैं। तो श्रम शोषण का जो एक तरीका है वो यही है, कृत्रिम ऊर्जा। उससे पहले क्या था? उससे पहले जन्मजात आरक्षण था, वह भी श्रम शोषण का ही एक तरीका बना हुआ था। अर्थात कुल मिला जुला करके देखेंगे तो चारों वर्णों में एक श्रमजीवी ही एक ऐसा वर्ग है जिसे आप शूद्र वर्ग या लेबर कह सकते हैं, हमेशा उसी का शोषण दिखाई देता है। लेकिन जब हम आदर्श वर्ण व्यवस्था देखते हैं जो जन्म से ना होकर एक कर्म से होती है, वहां पर तीनों वर्ण दिखाई देते हैं कि सभी वर्ण अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, तब ये जो है शोषण का जो आधार है वह समाप्त हो जाता है। तो प्राचीन जो हमारी व्यवस्था बनी हुई थी वो इस आधार पर बनी थी किसी का शोषण ना हो। लेकिन जब ये जन्म से हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था हो गई, तब उसके बाद जो है स्वतंत्रता से पहले भी शोषण होता रहा, स्वतंत्रता के बाद भी शोषण हो ही रहा। केवल व्यवस्था बदल जाती है। जिन्हें आप वर्णाश्रम व्यवस्था में वैश्य कह देते हैं, उन्हीं को आज जो है कॉरपोरेट कहा जाता है, बिजनेसमैन कहा जाता है, पूंजीपति कह दिया जाता है। केवल शब्दों का अंतर हो गया, लेकिन अर्थ एक ऐसी चीज है जो सब पर अपना व्यापक प्रभाव छोड़ती है। उसी अर्थ के आधार पर आप देखेंगे तो जो क्षत्रिय वर्ण है उसका भी संचालन होता है। उसी अर्थ के आधार पर देखेंगे आप तो ब्राह्मण वर्ग का भी होता है, और वैश्य का तो चल ही रहा है, उसके तो अधीन है ही। तो सारे वर्णों में आप देखेंगे शूद्र वर्ण ही एक ऐसा वर्ण है जो अगर थोड़ा सा भी कमजोर पड़ता है तो ये तीनों अगर संगठित हो जाएं तो उसे मिलकर के दबा देते हैं। ये पूरी बात बताने का जो मेरा परिप्रेक्ष्य है वर्णाश्रम व्यवस्था का, वो इसी चीज को लेकर के है जिसे हम श्रमजीवी कह रहे हैं। वास्तव में वो श्रमजीवी जो है वो वर्ण व्यवस्था का शूद्र ही है। अर्थात उसके पास आजीविका का जो आधार है वह केवल और केवल शारीरिक श्रम होता है। हाँ, ये बात ठीक है कि वामपंथियों ने, कम्युनिस्टों ने दुनिया में हमेशा ये दिखाने का प्रयास किया कि हम शोषण को रोकना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो दो तरह से अन्याय होता है। एक अन्याय होता है कि आपके साथ प्रत्यक्ष रूप से अन्याय किया जा रहा है और आपको पता है, और दूसरा है कि आपके साथ खड़े हैं, आपकी पीठ थपथपाई जा रही है, आपके आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वो आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वही श्रम शोषण की नीतियां बनाते हैं। तो वही स्थिति साम्यवाद की दिखाई देती है, जिसने स्वयं को पूंजीपति वर्ग का विरोधी और श्रमिकों का हितैषी हितैषी बताने का प्रयास किया। लेकिन जब नीतिगत तरीके से देखते हैं तो नीतिगत तरीके से वो लोग भी जो है वो भी श्रमजीवियों के विरोधी ही हैं। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि जो साम्यवादी हैं वो ब्लैकमेल करके या किसी तरीके से जो है, उन्हें अगर कमजोरी पता चल गई तो वो पैसा लेने का प्रयास करते हैं, अर्थात पूंजीपतियों के साथ साठगांठ कर लेते हैं। कल विपुल जी कल या परसों की चर्चा में बता रहे थे कि जो मैनेजर है वो अंदर जाके सेटिंग कर लेता है, और बाकी के जो जो मजदूर होते हैं या लेबर हैं या जो श्रमिक हैं, वो सारे के सारे ये मान कर चलते हैं कि वो उनका पक्ष उठा रहा है, लेकिन वो जाता है और अपना भीतर अपने पक्ष में जो है बात करके चले आता है, जबकि उसको बैठाया इसलिए किया होता है कि वो मामले को शांत कर दे। वही स्थिति जो है साम्यवादियों की दिखाई देती है। अर्थात न्याय के नाम पर जितना अधिक अन्याय बुरी बुरी चीज है, उतना तो मैं प्रत्यक्ष रूप से किए गए अन्याय को भी बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो तो सिर्फ शोषण कर रहा है। लेकिन जो न्याय दिलाने के नाम पर
कि हम न्याय दिलाएंगे, हम जो है आर्थिक असमानता कम करेंगे और आर्थिक असमानता को बढ़ाए और केवल अपनी राजनीतिक सत्ता को मजबूत करने का प्रयास करें। क्योंकि साम्यवाद का जो अंतिम लक्ष्य है वो है सत्ता प्राप्ति। साम्यवाद का लक्ष्य कभी भी जो है वह श्रमजीवियों का कल्याण नहीं रहा, कभी भी ये नहीं रहा कि सामाजिक समरसता हो। वे हमेशा वर्ग संघर्ष के प्रयास करेंगे और उसके लिए लगातार वो श्रमजीवियों को बुद्धिजीवियों के विरुद्ध भड़काने का प्रयास करेंगे, महिलाओं को पुरुषों के विरुद्ध भड़काने का प्रयास करेंगे। अर्थात वर्ग तो है ही, वर्ग तो कुछ प्राकृतिक भी है, कोई सब दुनिया में सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं। कोई व्यक्ति जो है गरीब होगा, कोई अमीर होगा, हाँ उनके बीच में जो है आर्थिक असमानता कम होनी चाहिए। मैं जब पश्चिम को देशों को देखता हूँ तो हम लोगों के पास कई एग्जाम्पल आते हैं कि वहां भी जब श्रमजीवी आता है, श्रम करता है और श्रम करने के बाद जब वो घर जाता है तो अच्छी खासी गाड़ी में बैठ करके या अच्छे संसाधन के साथ जाता है। यानी कि भले ही वो कार्य क्षेत्र में अलग अलग दिखते हों लेकिन आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा नहीं दिखती है। और भारत जैसे देश में ये परिस्थिति बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि हम ऐसे देश हैं जहाँ पर श्रम का जो है वो अभाव नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में देखते हैं तो हमारे यहाँ कांग्रेस रही या जो अन्य सरकारें हैं या वर्तमान सरकार है, कोई सरकार ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाती है कि कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य बढ़ना चाहिए। क्योंकि वास्तव में जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता को भी संतुष्ट करना है और जो उत्पादक है, उत्पादक को भी संतुष्ट करके रखना है। लेकिन हम उत्पादन के क्षेत्र में देख रहे हैं तो भारत जो है उत्पादन के क्षेत्र में पूरी दुनिया में केवल और केवल आयात पर ही निर्भर है। निर्यात तो हमारा उतना हो नहीं रहा है जितना होना चाहिए। और हम देख रहे हैं छोटे छोटे देश हैं, उन्होंने भी अपना निर्यात बढ़ा लिया है। तो उसका कारण क्या है? तो मैं कारण ये देखता हूँ हमारी परिस्थितियां उनकी परिस्थितियों से अलग हैं और नीतियां भी अलग होनी चाहिए। लेकिन कुछ कम्युनिस्टों की ब्लैकमेलिंग के कारण जो है वो भी सरकारें निर्णय नहीं ले पाती हैं। बाकी उनका जो लक्ष्य है वो केवल और केवल सत्ता प्राप्ति है, चाहे आप कम्युनिस्ट कह लीजिए या डेमोक्रेटिक कह लीजिए, सत्ता तो दोनों ही चाहते हैं। हाँ, एक केवल और केवल सत्ता के साथ सब कुछ चाहता है, एक केवल सत्ता तक ही चाहता है। ये दोनों में अंतर हो जाता है। तो इस तरह से कम्युनिज्म का भी प्रभाव है, इसलिए हमारे लिए समस्या होती है कि हम इस प्रकार की नीतियां बना नहीं सकते हैं। तो सरकारों का, मुझे लगता है सरकारें इस प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। तो ये किस तरह से व्यवस्था बनेगी? और जब कृत्रिम ऊर्जा का आप मूल्य वृद्धि करेंगे तो सबसे पहले आपका विरोध कौन करेगा? तो विरोध सबसे पहले आप देखेंगे श्रमजीवी ही करेगा। विरोध कौन करेगा? तो सबसे पहले किसान ही करेगा। विरोध कौन करेगा? तो सबसे पहले हमारे जैसे लोग करना शुरू कर देंगे। जबकि हम लोग वो लोग हैं जो कृत्रिम ऊर्जा का शायद टोटल 20-30% भी यूज नहीं करते हैं और 70% जो यूज करने वाले हैं वो प्रभावित होते हैं। हम उतने प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन विरोध हम ही को करना है, क्योंकि हमको भड़का करके रखा गया है कि सारी नीतियां तुम्हारे विरुद्ध हैं। जबकि वो हमारे ही अपने लोग हैं, जो श्रमिक हैं, जो जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो सब किसी अन्य समाज का या अन्य देश के लोग नहीं है, हमारे ही और आपके बीच के लोग हैं। तो उनके बारे में सोचना भी हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। हम कोई ऐसी नीति न बनाए कि उनका शोषण होता रहे। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। आदरणीय अभी माधव समझो जी बोल रहे हैं, जी बताइए। भैया जी, आ, एक तो हमें कम्युनिज्म का जो शिगुफा आलापते हैं वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कम्युनिज्म कहीं से भी दोषी नहीं है। दोषी है इसमें हमारे आज के नेता। चाहे भाई बीजेपी को 10 साल से सरकार है, किसने रोका मूल्य बढ़ाने के लिए? किसने रोका आम व्यक्ति के लिए अच्छी नीतियां बनाने के लिए? आपका कोई विरोध करता है तो आप मंच पे आकर के उसको जवाब दीजिए ना। लेकिन आप अपने निर्णयों के पीछे मंतव्य को बताना नहीं चाहते हैं। मतलब ये है कि स्वार्थी तो हमारे उद्योगपति हैं, कहाँ कौन सा कम्युनिस्ट कृत्रिम ऊर्जा का उपयोग करता है? घर बैठे किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
ये हमारे उद्योगपति हैं जो चुनाव लड़वाते हैं नेताओं को। ये तो नेता जो मुखौटा हैं, इनके पीछे कौन है, हमें बेनकाब उन चेहरों को करना होगा जो मुखौटे के पीछे हैं। असली नियम बनवाने वाले, उनका चाल चरित्र और चेहरा हमें समाज के सामने प्रस्तुत करना होगा, तभी हम अपने मंतव्य में कामयाब हो सकते हैं। अन्यथा हम अलाप राग कम्युनिज्म का अला अलाप रागते रहें, या फिर हम कांग्रेस का अलाप राग अलापते रहें। ना तो इसमें कांग्रेस कहीं है, ना इसमें कम्युनिज्म कहीं है। भाई राग अलापने से क्या होगा, केवल भ्रम पैदा होगा। और हमारा जो मंच है वो किसी एक पार्टी के प्रति सहानुभूति रखना नहीं है, हमारा सहानुभूति है तो जनमानस के प्रति। इसलिए हमें ये राग अलापने वाली स्ट्रेटजी से बाहर निकलना ही होगा, और हमें जड़ पर प्रहार करना होगा। लोहा जब गर्म हो उस समय चोट की जाए तो उसमें परिवर्तन होगा, ठंडा होने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल आवाज आती है। और यही हम कर रहे हैं, हम केवल लोहे को ठंडा होने देते हैं और उसके बाद उस पर चोट करते हैं। भाई तो आज जितने भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन हैं और जो समाज के लिए बड़ी बड़ी डीगें हाँकते हैं, हम उनके सामने प्रश्न क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि सबसे अधिक तो हमारी मीडिया और जो प्रचार प्रसार के माध्यम है, सबसे ज्यादा तो चाटुकार और गुलाम की श्रेणी में वही आ रहे हैं, क्योंकि उनका प्रभाव पड़ता है, लोग उनकी सुनते हैं। लेकिन चाहे तो हमारे टीवी चैनल हों, चाहे हमारी प्रिंट मीडिया हो, चाहे हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे हमारे समाज के प्रख्यात नेतृत्वकर्ता, कुछ को छोड़ दें, वो तो ना के बराबर है। और ना के बराबर है इसलिए ये चिनगारी जली हुई है। अब चिनगारी जली तो है, लेकिन जब तक उसको पर्याप्त हवा नहीं मिलेगी तब तक वो ज्वाला में धधकते हुए शोलों में परिवर्तित नहीं हो सकती है। तो हमें इधर उधर की बातें करने की अपेक्षा उस जड़ पर प्रहार करना होगा जो इसके मूल में है। मूल में खराबी हमारे उद्योगपति हैं जो नेताओं के पीछे हैं। मूल में हमारे धर्मगुरु हैं जो समाज के सामने निर्भीकता से अपनी बात को रखने में डरते हैं, अर्थात कायर हैं। प्राचीन समय में भारत इसलिए विश्व गुरु बन सका था या विश्व गुरु था, क्योंकि हमारे जो मनीषी थे, जरूरी नहीं था कि वो जंगल में ही बसे हों जाकर, वो समाज के बीच में रह करके कि जितने भी मनीषी, जितने भी अन्वेषण करता, जितने भी वैज्ञानिक हमारे समाज ने दिए हैं, भारतीयों ने दिए हैं, वो समाज में रहे हैं, वो कहीं जंगल में तपस्या करने के लिए नहीं गए। हाँ, एक समय के लिए आज भी हमारे समाज से जो प्रबुद्ध लोग होते हैं वो एकांत में जाते हैं, क्योंकि स्थिर होकर के, जब चित्त स्थिर होता है तभी प्रोडक्टिव होता है, तभी वो कुछ नया दे सकता है या किसी समस्या का समाधान निकालने में सक्षम होता है, क्योंकि उसको एक निश्चित दिशा में लगाए रखना पड़ता है। और वो जब किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते थे, फिर समाज में आकर के समाज में उसका प्रयोग करते थे तो समाज को उससे लाभ होता था। जब लाभ होता था तो वो मान्यता प्रतिस्थापित होती थी। स्थापित वही तो हमारा, क्योंकि सत्य हमेशा परिवर्तनीय है, सत्य स्थिर नहीं है, स्थापित किया जाता है उसको मनीषियों के द्वारा। और कहाँ परिवर्तन होना है, वो परिवर्तन, क्योंकि कोई सा भी, जब हम किसी बहुत समय से चली आ रही रूढ़ियों में परिवर्तन की बात करते हैं तो समाज सहजता से स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि समाज में बुद्धिजीवी उतने नहीं होते हैं जितनी हम अपेक्षा करते हैं। लोग अपनी रूढ़ियों से, परंपराओं से जुड़े रहना चाहते हैं और उनमें परिवर्तन बहुत ही मुश्किलों के बाद स्वीकार होता है उन्हें। लेकिन इसके लिए जितने भी मनीषी हैं
जो थोड़े से होते हैं, जो हिम्मत जुटा लेते हैं और समाज के सामने ऐसे पेछड़ों को रखते हैं, ऐसे डाटा को रखते हैं कि भाई ये चीज अब परिवर्तित होने की आवश्यकता है, इसको इस प्रकार से परिवर्तित कर हमें अपनाना होगा। क्योंकि परिष्करण तो होते ही रहना चाहिए, तभी समाज, इसलिए समाज क्योंकि हमारा रूढ़ियों से बंध गया और फिर हमारे नेतृत्वकर्ता थे, उन्होंने समाज की दिशा बदल दी, उसको भ्रमित कर दिया और भ्रम के कारण ही हमारा समाज बिखरा। तो ये बिखराव तभी रुकेगा, अर्थात बिखराव रुकने का मतलब है समाज को जागृत करना, जागरूक हो जाए वो। और जागरूक होगा कब, जब उन्हें अपना नेतृत्व दिखेगा, क्योंकि समाज तो भीड़ होती है। जैसा लोकतंत्र में कहा गया है कि भीड़ तंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है, भीड़ तंत्र है। तो समाज भी भीड़ ही होती है, तब तक भीड़ होती है जब तक कि उसको उचित, उपयुक्त और बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्व नहीं मिल जाता है। जब नेतृत्व मिलता है, क्योंकि हमारे नेतृत्वकर्ता तो गुलाम है पूंजीपतियों के यहाँ, और पूंजीपति नहीं भी है तो उन्हें पूंजीपति नेताओं के द्वारा बनाया जाता है। आम जनता की गाड़ी कमाई जो बैंकों में है, कितने खाते ऐसे हैं जो डेड हो जाते हैं, उनका पैसा कहाँ जाता है? कितनी पॉलिसियां LIC के अंदर है जो लोग 2 साल तक भरते हैं, आम किसान भरते हैं और 2 साल के बाद बंद कर देते हैं। लेकिन 2 साल बाद जो पैसा जमा है उनका क्या वो भी मूलधन भी लौटाते हैं? नहीं लौटाते हैं। तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? वो क्या लोक कल्याण के लिए उपयोग हो रहा है? यदि नहीं तो क्यों, प्रश्न उठना चाहिए। वो पैसा किसको दिया जा रहा है, उसका सरकारें कर क्या रही हैं? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो समाज से छुपाई जाती हैं, जिन पर कोई भी बात करने से कतराता है, बात नहीं करना चाहते हैं। हमारे जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिनके पास नैतिक उत्तरदायित्व है, वो अपने नैतिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन नेक नियत से नहीं कर रहे हैं। और नेक नियत नहीं है तो हमारी दुर्दशा होना स्वाभाविक है। मेरी बात यही समाप्त होती है। धन्यवाद। और भाई बताएं। सभी साथियों के लिए आवाज आ रही है ब्रजेश जी? आ रही है, बोलिए। जी आवाज आ रही है आपकी? जी, जब से देश आजाद हुआ है तब से भारत के नेताओं ने जो मतलब श्रम का मूल्य है वो बढ़ने नहीं दिया है। जैसे धीरे धीरे मतलब वो कोई चीज बहुत धीरे धीरे चलती है, गति नहीं देती, इसी प्रकार श्रम का मूल्य है। करीब 70-75 वर्ष हो गए भारत को आजादी आजादी मतलब आए हुए, लेकिन जो श्रमिक श्रमिक वर्ग है, कभी इन नेताओं ने कोई ध्यान नहीं दिया। भले ही राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में श्रम मूल्य बढ़ाती रही है। मनरेगा भारत की ऐसी स्कीम है जिसमें मनुष्य को 200-250 रुपया प्रतिदिन की मजदूरी मतलब तय की गई है, जबकि आज खरी भी जाता है मतलब सरकारी स्कीम से अलग तो वो 700-800 रुपया प्रतिदिन की कमाई करता है। और हमारी जो सरकार का जो श्रम मूल्य है वो एक प्रकार से ऊंट के मुंह में जीरा है। तो इस तरह से जो हमारे राजनीतिक दल हैं, ये पता नहीं ये देश का भला चाहते हैं, ये श्रमिक वर्ग का भला चाहते हैं या ना चाहते हैं, ये अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने राज्यों में सरकार से भी डिमांड नहीं करते कि श्रम मूल्य जो है वो बढ़ना चाहिए, जिससे जो है मतलब जो निर्धन वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसकी मजदूरी बढ़ा के दी जा सके और वो अपने परिवार का पालन पोषण भली भांति कर सके। एक राज्य की ही कहानी नहीं है भारत के, ये जितने बार भारत में स्टेट हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार, बंगाल, झारखंड, जो भी हैं, करीब लगभग प्रदेश हैं, स्टेट हैं, उनमें मनरेगा का जो निर्धारित किया गया है
जो मतलब मूल्य में निर्धारित किया गया है उसमें कोई बढ़ोतरी सरकार अभी नहीं कर रही है, जबकि राजनेताओं पर इस पर विचार करना चाहिए कि उनको वो उनकी राजनेताओं की भी, विधायकों की, एमपी एमएलए जो हैं उनकी भी कोई नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार उनको महीने का मतलब मानते हैं, लेकिन वो कभी गरीब श्रमिक वर्ग के विषय में नहीं सोचते कि इनका जो श्रम मूल्य है वो सरकार बढ़ाए और इनकी मेहनत जो है, मेहनत का पैसा दिया जाए। बस इतना ही बोलूंगा। जी, बाकी के साथी बताएं। बहादुर जी, ज्ञानेंद्र जी, संजय जी, कोई भी साथी बताएं। जी बताइए, बहादुर सिंह जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, क्या सुनाई पड़ रहा है क्या? आवाज आ रही है स्पष्ट। हाँ, तो ठीक है, मैं अब शुरू करता हूँ अपनी बात। जी। ऐसा है कि जिनका अहित हो रहा है, जिनका श्रम शोषण हो रहा है, उनको ही नहीं जानकारी कि हमारा श्रम शोषण हो रहा है। और कभी कभी तो उन्हें बताया जाता है तो उनको लगता है कि ये हमारे हित की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मेरे क्षेत्र में एक गांव है जहां सेंटा से मूढ़ा बनाए जाते थे, कुर्सी बहुत शानदार। अब जब ये प्लास्टिक जैसी वस्तु से ये हल्की कुर्सियां बनाई जाने लगी तो वो काम बिल्कुल बंद हो गया। लोग काम करने वाले तो हैं, लेकिन उनकी डिमांड इसलिए अधिक हो गई कि वो महंगे बिकते थे, और वो महंगे नहीं बिकेंगे तो उनका मजदूरी निकलेगी नहीं। तो एक चीज ने, इन नई कुर्सियों ने, प्लास्टिक से बनी हुई कुर्सियों ने उसको खत्म कर दिया, धंधे को ही खत्म कर दिया। उनका रोजगार खत्म हो गया तो उनको अपने श्रम का मूल्य मिलना बंद हो गया। और इसका विरोध उन लोगों ने भी नहीं किया, वो समझ ही नहीं पाए, वो तो समझते हैं कि ये तो ऐसा होना ही था। इसी तरह से जो मिट्टी के कुल्हड़ या घड़े कुम्हार बनाता था या बनाता है, तो प्लास्टिक के कप और प्लास्टिक की गिलास जब मार्केट में भरपूर मात्रा में आए तो उनकी बिक्री पर असर पड़ा। मतलब छोटे धंधों को बड़ा धंधा ने खत्म कर दिया। अब उन लोगों ने अपने जीवन को कैसे चलाया, क्या किया, वो तो अलग बात है। मजदूरी की, कहीं गए, बाहर गए, लेकिन गांव में ही रह करके जो आनंद था, उनकी चीज का मूल्य मिलता था, वो चीज खत्म हो गई। इसी तरह से हमारे क्षेत्र में दो गांव मशहूर थे, जहाँ चर्म कारी का काम बहुत शानदार होता था। चर्म कला अच्छी, अम, अच्छे अच्छी कोटि की, उच्च कोटि की। चमड़े के जूते बनाना, अन्य वस्तुएं बनाना। लेकिन जब ये मार्केट में कारखाने के बने हुए जूते उनके मुकाबले आ गए, भले ही वो सस्ते आए या उसी कीमत में, तो लोगों ने उनको, क्योंकि वो ज्यादा आकर्षक थे, उनकी खरीदारी शुरू कर दी, और इसने चमड़े के बने हुए जूतों का मार्केट बिल्कुल समाप्त कर दिया। और वो बेचारे चाहे किसी काम में लगे हों। अब होता ये है कि लोग जब एक धंधे को छोड़ करके दूसरे धंधे में जाते हैं तो कई परेशानियां उनको भी आती हैं, और आने वाली जनरेशन को भी फिर नया काम ढूंढना पड़ता है। मतलब स्थापित कार्य को विस्थापित कर देना, ये न तो सरकार की नीति अच्छी है, न समाज की नीति अच्छी है।
लोग, मैं एक बात कह रहा हूं, जिनको हम चर्मकार कहते हैं या चम्हार कहते हैं या जाटव कहते हैं, जिनका मुख्य काम था मृत पशु के चमड़े से वस्तुएं बनाना, और इसमें अच्छा कमाते थे, तो कोई बुराई नहीं थी। अब वो लोग भी इस बात की तो तारीफ करते हैं कि नई सरकारों ने हमको रोजगार, हमको रिजर्वेशन दिया, तो हमारी नौकरी लगने लगी। लेकिन इस बात को कतई याद नहीं करते हैं कि जो चीजें हम बनाते थे वो मार्केट हमारा बिल्कुल खत्म कर दिया। उसके लिए कोई लड़ाई नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है, इस बात से खुश हैं कि हमारी नौकरी लग जाती है। और हम यादव लोग जो है बैकवर्ड क्लास में गिने जाते हैं। हालांकि मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे बैकवर्ड कहे, लेकिन अब जब बना रखा है एक कानून तो सुनना ही पड़ता है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बैकवर्ड के रिजर्वेशन के कारण यदि कोई अधिकारी पुलिस में, कोई यादव पुलिस अधिकारी बन जाता है, फिर थानाध्यक्ष बन जाता है या थानेदार बन जाता है, और वो हमारे थाने में आ जाए यहाँ धनारी, तो वो भी ऐसा तो नहीं है कि यादवों से रिश्वत ना ले। यदि उसकी आदत रिश्वतखोरी की है तो वो यादवों पर कृपा नहीं करेगा। वैसे यादव इस बात से खुश हैं कि बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन मिल गया, लेकिन उस बात की उनको शिकायत नहीं है कि रिजर्वेशन कोटे से आने वाले क्या वो कोई विशेष श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। तो ये लोगों की जो सोच है वो इसी तरह की चर्चा करने से बदलेगी। हम उन्हीं को अपना शुभचिंतक समझते हैं जो एक तरह से हमारे हितों पर डकैती डाल रहे हैं। ये कतई बिल्कुल एकदम सही बात है कि श्रम मूल्य न उनको मिल रहा जो बुद्धिजीवी है, न उनको मिल रहा जो श्रमजीवी हैं। एक व्यक्ति जिसने कई वर्ष मेहनत करके एमए की डिग्री ली है, वो बेचारा 4-5 हजार रुपये महीने की छोटी सी नौकरी के लिए परेशान है। और दूसरी तरफ उससे कम पढ़े लिखे लोग, उनका धंधा यदि चमक गया तो उससे ज्यादा कमा रहे हैं। तो यहाँ ये चीज है कि जब आपने उसे ख्वाब दिखाया कि आप बहुत हाईली एजुकेटेड हो जाएंगे तो बहुत अच्छा आपको जॉब मिलेगा, वो नहीं मिला, तो ये श्रम शोषण नहीं हुआ तो और क्या हुआ। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। मेरे एक मित्र जो है इंग्लैंड के एक जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाते थे, तो उनको ये बात सुनने को मिली कि यहाँ लड़के बहुत थोड़ी उम्र में तय कर लेते हैं कि हमको क्या करना है। तो उन्होंने क्लास में लगभग 30 या 35 लड़के थे, टेस्ट लिया, हर एक से पूछा कि बताओ तुम आगे चल के क्या बनना चाहते हो। तो सभी ने बताया, मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं व्यापारी, मैं फार्मर, मैं इंजीनियर, सब ने कहा। लेकिन एक लड़के ने यह भी कहा कि मैं मीट शॉप खोलूंगा, गोश्त की दुकान खोलूंगा। तो उन्होंने उसी लड़के से कहा कि आखिर तुमने ये काम क्यों चुना। तो उसने कहा मेरी रुचि है और मैं इस काम को सफलतापूर्वक कर सकता हूँ, और उसे भी तो कोई ना कोई करेगा ही, और मेरी रुचि है, मैं ठीक से कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये चुना। हमारे यहाँ तो स्कूलों में और हमारी शिक्षा नीति में हमारा शिक्षा मंत्री तक इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं कि विद्यार्थी अपने को तैयार करें कि हमको किस दिशा में जाना है, क्या बनना चाहते हैं हम। ग्रेजुएट हो जाएंगे तब तक क्या कहेंगे, कोई नौकरी मिल जाती, जो मिल जाती वो हम कर लेते। तो ये क्या है, ये वो है जो आपने गलत दिशा में सीखा है। जो आपको नहीं सीखना चाहिए था वो आप सीखे बैठे हैं। तो समय का अभाव है, धन्यवाद, इतना ही कहूंगा। जी, धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। ज्ञानेंद्र जी, पवनजय जी, श्रीकांत जी,
मैं कुछ श्रम शोषण पर 1 मिनट में अपनी बात रखूंगा। जी बताइए। एक बात अभी माता प्रसाद जी ने कही कि वास्तव में श्रम शोषण की नीतियों के पीछे ये हमारा राजनैतिक इच्छा शक्ति ना होने के कारण राजनेता ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बात को लेकर के। तो ये तो फिलहाल ये भी उन्होंने अपनी बात में कहा कि ये लोकतंत्र लोकहित के लिए नहीं लोकप्रियता के लिए समर्पित हो गया है। तो अब वह नेताओं में जो सोच विचार कर पाने की क्षमता है वह तो धीरे धीरे लगभग खत्म हो गई और उसकी जगह ले रखी है विचारधाराओं ने। विचारधाराएं अपने आधार पर अपने सिद्धांतों के आधार पर नीतियों की रचना करती हैं और उन नीतियों के हिसाब से राजनेता उसमें नमक मिर्च लगाकर जनता के सामने परोसते हैं और पब्लिक उन्हीं जिस प्रकार नेता कह रहे हैं उसी आधार पे उनका चयन कर लेती है। सोच विचार कर पाने की जो क्षमता एक मार्गदर्शक वर्ग में होनी चाहिए या ब्राह्मणों का जो कार्य था वास्तव में वह भी विचारधारा की गुलामी में फंस गया है। एक बात और जो मैं इस मुद्दे पर कहना चाह रहा था, साम्यवाद का जन्म ही इसी सिद्धांत पर हुआ था कि वह सर्वहारा की बात करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों का, किसानों का, मजदूरों का उचित मूल्य मिले। इसी आधार पर कमोवेश उसी से मिलता वह भी कहते हैं कि उनका समाजवाद का सिद्धांत इसी के आसपास और ठीक घूमता है। हो। तो बढ़िया। अभी एक बात ये खड़ी होती है कि जब आपकी रचना ही उसी आधार पर हुई और आप अपनी रचना के आधार पर उस बात की गारंटी देते हैं कि हम श्रमिकों को शोषण से बचाएंगे, हम श्रमिकों को उनका राज दिलाएंगे। वर्तमान परिस्थितियों में आप जरा सा अब साम्यवाद के प्रभाव की थोड़ी सी चिंता करिए। तो साम्यवाद के प्रभाव की अगर हम बात करें तो वर्तमान देश में अभिजात्य वर्ग, एक यह कह लीजिए कि जो शासन सत्ता को चलाने वाले प्रमुख जो चेहरे दिखाई देते हैं वो होते हैं नेताओं के, जिनको हम लोग वोट दे करके वहां पहुंचाते हैं। दूसरा, उसको लागू करने, उसको उन नीतियों का निर्माण करने, कानूनी जामा पहनाने, इन सब का काम करने वाले उनके सचिव स्तर के लोग होते हैं जो सरकारी मुलाजिम होते हैं, आईएएस, पीसीएस और सचिव स्तर के लोग। एक तीसरा वर्ग भी होता है जिसका मैं एक नाम आज देता हूं, अभिजात्य वर्ग। वह जो कह लीजिए कि दरबारी लोग जो सीधे सरकार से तो नहीं जुड़े होते लेकिन सरकार के लिए सारा रॉ मटेरियल वही मुहैया कराते हैं और वो पीछे से बहुत सारे वर्षों में धीरे धीरे इकट्ठा होकर कुछ एक अभिजात वर्ग बन के रह गया है। हम अधिकांश लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे घूमते रहते हैं। हम लोगों ने कहीं ना कहीं यह पोस्ट देखी होगी जिसमें बताया गया है कि जुहू में जो सबसे बड़ा बंगला है वो तिस्ता सीतलवाड़ का है और तिस्ता सीतलवाड़ मतलब मतलब उनके पूर्वज भी सरकारों के लिए डाटा मुहैया कराते रहे हैं, यानी अभिजात्य वर्ग कह लीजिए। तो पूरे देश में अभिजात्य वर्गों का अगर आप समूह देखेंगे तो उसमें कोई भी मार्क्सवाद के बाहर की सोच वाला नहीं दिखेगा। ये 2014 के बाद की परिस्थितियां कुछ बदली हैं और मुझे लगता है कि इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। कुछ अभिजात्य वर्ग मजबूरी में बाद में जोड़े गए, कुछ धीरे धीरे बदले गए, कुछ लोगों को बदलने का प्रयास किया गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि नीतियों के निर्माण में जितना प्रभाव साम्यवाद का रहा
आरंभ से लेकर के उतना प्रभाव किसी अन्य विचारधारा का नहीं दिखता। आप देखेंगे अभिजात वर्ग के लिए ज्यादा करके तो जेएनयू से ही लोग निकले हैं और जेएनयू उसकी फैक्ट्री रही। इस आधार पर प्रत्यक्ष जिम्मेदारी श्रम को श्रम सम्मान दिलाने की या यह कह लीजिए कि श्रम मूल्य बढ़ाने की जिम्मेदारी साम्यवाद की हुई। लेकिन अगर गहराई से विचार किया जाए तो चाहे मनरेगा को बिगाड़ने को लेकर हो, चाहे कृषि उपज का मूल्य कम से कम रखा जाए इस बात के लिए आंदोलन करने की बात रही हो, या घोषित श्रम मूल्य सरकारें करें उस आधार पे श्रमिकों को अधिकार दिलाने की बात रही हो, इन सभी माध्यमों से, या फिर एक और मुनि जी बताते हैं वह है कि शिक्षित बेरोजगारी, इसका शिगुफा खड़ा करने की बात रही हो, तो यह सारे के सारे सिद्धांत पूरी दुनिया भर में क्या पूरे भारत में तो बहुत मजबूती से साम्यवाद ही रखता है। हम कैसे उनको इस आरोप से बरी कर सकते हैं कि सरकारों की जिम्मेदारी थी श्रम का मूल्य बढ़े, जबकि आप 1 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ा दीजिए और देखिए क्या हो हल्ला मचता है। आप सरकारी नौकरियों के लिए, वो मुनि जी कहते हैं ना कि एक गांव में एक क्या कहते हैं कि एक ड्रम रबड़ी रख दीजिए, उसके बाद कहिए कि पूरा गांव जो है भिखारी है। सरकारी नौकरियों को इतना ज्यादा लाभदायक बनाना उसकी क्या आवश्यकता थी। जिस तरीके से सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए छोटी छोटी समितियों का निर्माण किया, छोटे छोटे ब्लैकमेल दबाव समूहों का निर्माण किया गया, ये सब क्या है। हमको लगता है कि हमें यह चर्चा करते हुए भी इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि कम से कम जो ये कह रहा है कि श्रमिकों को सम्मान दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, और वह श्रमिकों को सम्मान न मिले इस कार्यक्रम में अगर लिप्त है तो उसे स्पष्ट रूप से झूठा कहा जाना चाहिए। मेरी बात इसी पे समाप्त हुई। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आगे के साथी बताएं। आज उमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश जी अगर आप कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। डॉक्टर उमेश जी आरा के बहुत अच्छे अपने साथी हैं। जी आप अगर इस विषय के अलावा भी अगर कुछ कहना चाहें उमेश सिंह जी तो आप कह सकते हैं। चलिए, और कोई भाई अपनी बात रखे। सभी बंधुओं को नमस्कार। नमस्कार, पहुंच जी भैया बोले। देखिए, सरकार जो है सरकार ही है। सत्ता सिर्फ, आपने जो बात कही कि सत्ता से जुड़े लोग ही सत्ता का लाभ उठाते हैं और वो सत्ता के लिए काम करते हैं, तो वो ढांचा आदिकाल से बना है और आगे भी बना है। जरूरी यह है कि समाज का जो तंत्र हो, ये तो समाज का तंत्र बने, फिर जो समाज का तंत्र हो ऐसे लोगों को इज्जत नहीं देगा क्योंकि वो सरकारी लोग होंगे, बाकी वो पैसे तो रहेंगे उनके पास। दूसरी बात यह है कि किसानों को, श्रमिकों को, चाहे वो किसान श्रमिक हो, मजदूर तो कोई है ही नहीं। मजदूर या गुलाम की परिभाषा हमारे यहाँ नहीं। अगर उसको आज मौका मिले, थोड़ी सी छूट मिले, तो आदमी चाकरी नहीं करना चाहिए। तो हम श्रमिक ही कहेंगे, और हमारे छोटे मोटे इंजीनियर्स, इनको आप आज़ादी दे दो। सरकार से इतना ही है निवेदन कि इन्हें आज़ाद किया जाए।
ऐसे आजाद किया जाए कि इनके बनाए हुए वस्त्र को इन्हें बेचने का अधिकार दिया जाए, कार्य करने का इनको दिया जाए, इनको न बांधा। बाकी आप जो है क्या पवनजय जी की आवाज आ रही? नहीं, आवाज नहीं आ रही पवन जी की। हाँ हाँ हाँ, हमारे कारीगरों या श्रमिकों के बनाए हुए उत्पाद, किसानों के द्वारा उत्पन्न किए गए उत्पाद यदि गुणवत्ता उनको बेचने की स्वतंत्रता हो जाए, ये जो शूद्रवाद का चलन है देश में अंग्रेजों के बाद से, इससे अगर मुक्ति मिल जाए, हम अपने उत्पाद के स्वयं मालिक हो जाए, तो हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन हमको मालिक होने नहीं देंगे सत्ताधीश लोग। अमेरिका है, वो कहेगा मेरे किसानों का सामान बिके। बड़ी लड़ाई होती है। मजबूत राजा होना चाहिए, भरपूर टैक्स मिलना चाहिए। तो जरूरी है कि हमारा राजा मजबूत हो और हम उसे टैक्स दें। बस ये मेरे उत्पादों को वो हमें बेचने की आजादी दे दे। और ये तब होगा जब हमारा तंत्र विकसित होगा और हमारा तंत्र इस बात को कहेगा। सरकारी तंत्र इसे लागू नहीं कर पाएगा। धन्यवाद। जी, और साथी बताएं। हेलो। जी बताइए यार। सभी विद्वत साथियों का अभिवादन है। आज का विषय जो है श्रम और बुद्धि का जो है, जो चर्चा का कार्यक्रम कल भी था और आज भी इसको आगे बढ़ाया गया है। तो जब हम देखते हैं पूर्व काल में, तो जो कम्युनिस्ट का बात आता है, साम्यवादियों की बात आती है, तो ये जो आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जो है, वो श्रमजीवियों को लेकर ही और सर्वहारा दल को ही लेकर ही ये पार्टी बनी। उन्हीं की सुरक्षा और उन्हीं की समान अधिकार मिलने का एक पैराग्राफ बनाकर और संघर्ष किया गया, लड़ाई किया गया। सामंतवादी राजा, जमींदार, इनको करके एक सबको जितना भी संपत्ति, प्रॉपर्टी, धन धान रहेगा, सबका रहेगा, बराबर रहेगा। लेकिन इसी में आगे जा करके और ऐसी व्यवस्था बन गई, जो भी शीर्षस्थ चलाने वाले 1000-2000 के लगभग ऊपर से नीचे तक थे, और केवल रूप बदला। लेकिन आज जो चाइना कम्युनिस्ट है, उधर रशिया कम्युनिस्ट है, उधर उत्तर कोरिया कम्युनिस्ट है, लेकिन आज हम वहां देख रहे हैं
कि सर्वहारा दल का सरकार कहने को तो कम्युनिस्ट है कि उनका है, लेकिन पूरा जो है वो शीर्षस्थ जो भी उसके नेतृत्वकर्ता बैठे हुए हैं उनकी तानाशाही हो गई और एकाधिकार हो गया। और वो अपनी अधिकार की क्या बात उठा सकते हैं? अगर किसी प्रकार का विरोध कोई भी कम्युनिस्ट के नियम कानून के संगठन की बात के अलग करता है तो उनका फिर जो है किसी प्रकार का कोई वो बात उठा ही नहीं पाएंगे। वो जो उनका नियम कानून है उन्हीं के अनुसार चलना पड़ेगा। तो फिर जो है बात वहीं की वहीं रह गई। और जहां पर लोकतंत्र है वहां पर जो है तो उनको अगर कुछ व्यवस्था का जीवन स्तर उठाने की बात भी होती है तो वहां पर जो है इनके जो नेता हैं इनमें भी कम्युनिस्ट दो प्रकार के हैं। एक नकली कम्युनिस्ट है जो इनके नेता, और असली जो है जो कि श्रमजीवी वर्ग है जो शोषित होते हैं। तो नकली श्रमजीवी जो है वो उधर बुद्धिजीवियों और पूंजीपतियों से भी मिले रहते हैं और इनका भी हित का बात उठाते रहते हैं। अब जहां पर संघर्ष जो है वो जब उच्च स्तर पर पहुंचता है तो ये जो है उनसे समझौता करके फिर इनको वहीं के वहीं पूरा दाल भात चोखा चटनी में केवल चटनी चटका कर और चटखारा खाते हुए इनको वहीं छोड़ देते हैं और वो अपना लाभ उठा लेते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं जो श्रमजीवियों को जहां पर उनका जीवन स्तर उठाने का होता है तो कहीं ना कहीं ये धोखा खा जाते हैं। अब जहां तक बात है तो उत्पादन करने की जो दो ही साधन है, एक तो तकनीकी और मशीनरी का साधन है और दूसरा है कि श्रम का साधन है। तब जहां पर श्रम की कमी है, जहां पर श्रम बहुल क्षेत्र नहीं है तो वहां तो तकनीकी का यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी बात है कि जहां पर श्रम और तकनीकी दोनों अगर बराबर बराबर है तो वहां पर एक दूसरे का पूरक के रूप में भी काम हो सकता है, दोनों को सम्मान मिलेगा। लेकिन जहां पर श्रम की बहुलता है तो वहां पर अगर आप तकनीकी का उपयोग कीजिएगा, जो काम श्रम से हो सकता है वहां पर आप तकनीकी क्यों डालिएगा भाई? अगर जहां पर तकनीकी से के बिना अगर नहीं होगा तो आप उसको डालिए सकते हैं, लेकिन जहां पर तकनीकी के बिना नहीं हो सकता है तो आप श्रम से उस कार्य को कराइए। अच्छा, तकनीकी का इस प्रकार से व्यवस्था होना चाहिए, चाहे वह किसी भी ऊर्जा से चले, कि जो तकनीकी का खर्चा सामान बनाने में हो रहा है और जो श्रम के क्षमता से सामान बनाने में हो रहा है उसका कीमत लगभग समान रहेगा, तब तो भाई श्रम का भी उपयोग करेंगे। अब अगर श्रम से कीमत 10 रुपया पड़ता है अब मशीन से कीमत अगर 5-6 रुपया पड़ेगा तो फिर श्रम को क्यों, जिसे है तकनीकी जो है वहां पर तकनीकी बैठा दीजिएगा तो श्रम जो है ऑटोमेटिक जो है वो बेरोजगार हो जाएगा, रोड पर आ जाएगा।
तो इन चीजों को जो है तो सरकार को या जो भी सामाजिक व्यवस्था है उनको ये ध्यान देना चाहिए कि काहे कि जो भी अगर तकनीकी है, चाहे आज अगर मानव जो है विकास का चरम सीमा छू रहा है, कल आदरणीय हमारे ब्रजेश राय जी जो कह रहे थे कि रोबोट का हो रहा है, अरे भाई जितना भी कर रहे हो तो करते रहे हो मानव के लिए ही। अगर आप बहुत कुछ कर लो और मानव अगर भूखे मर रहा है, छटपटा रहा है, कहीं पर दुख दरिद्रता की जीवन जी रहा है, तो आपको रोबोट चाहे आप युद्ध शस्त्र बहुत बना करके और मानव का ही अगर सर्वनाश कर रहे हैं, तो ये तो वही कलयुग का काल है कि सब मरे और कुछ बचे। तो आप फिर इसका क्या फायदा है जो कि अगर मानव हित में नहीं है। ये तो सारे पूंजीपतियों के हित में है, उद्योगपतियों के हित में है। युद्ध शस्त्र बन रहे हैं तो ये महाशक्तियों के हित में है। तो महाशक्ति या पूंजीपति बन करके आप मानव का हित नहीं कर सकते हैं, मानव मूल्य और मानव तत्व को नहीं समझते हैं, तो इस विकास का क्या मतलब है, तो विनाश का काम है। तो इन सब चीजों को ध्यान में जो है तो रखना पड़ता है। और इसीलिए मुनि जी कहते हैं कि इस ऊर्जा का दाम जो है वो बढ़ना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम देखते हैं अपने होश में हमने देखा कि भाई एक गांव दो गांव में 5-5 6-6 ठे आटा चक्की छोटा वाला था, 5-6 ठे कुल्लू चलता था। उससे सब जो है अपना सरसों जो है पैदा होता था, खरीद करके तेल पेरवा करके लाते थे, शुद्ध भी था, स्वास्थ्यवर्धक भी था। आटा भी अपना चक्की में गए पिसवा के लेके चले आए। आजकल ये अब बताइए अगर एक गांव में 3-4 कोल्हू और आटा चक्की चल रहा है, आज सारे के सारे बंद हो गए और केवल पैकेट सिस्टम रह गया, जो कि बड़े बड़े आपको जो है ऑटोमेटिक प्लांट से आ रहे हैं। चाहे वो तेल है वो राजस्थान के अलवर से आ रहा है, भरतपुर से आ रहा है, कलकत्ता से आ रहा है, और सारे जो है ये सब जो है सो बंद हो गए। तो कितनी बड़ी बेरोजगारी जो है खत्म हो गई। और शुद्ध तेल भी नहीं मिल रहा है, पाम आयल आ रहा है विदेश से। अब पता नहीं वो किसके चर्बी से सला, सुअर के चर्बी के बना है कि गाय का चर्बी का बना है कि भैंस का चर्बी का बना है। रिफाइनरी में रिफाइन कर दिए, गंध और उसका जो है सो वो निकाल दिए और आपको पानी के तरह बना दिए, जिसमें चाहे मिक्स करके एसेंस कर डाल करके हम लोग को दे रहे हैं। हम लोग को मजबूरी है जनता को, उनका रोजगार भी गया और उनका धर्म भी गया, और जो है किसी शरीर के लिए जो शक्तिवर्धक था वो भी गया। तो बहुत प्रकार की जो है सो समस्याएं आज देखने को मिल रहा है। तो मैं अपनी बात को यहीं पर विश्राम दूंगा और हमारे साथी हैं जो और इस पर अपना चिंतन जो है सो व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मोहन जी। बाकी के साथी बताएं। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी रख सकते हैं। अगर किसी साथी का कोई प्रश्न या कोई बात नहीं है तो फिर चर्चा को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, समाप्त कीजिए। कल जो है शनिवार है, समसामयिक विषय रहेगा। तो विपुल जी, अगर आपने कुछ सोचा है या किसी साथी के पास कुछ सुझाव है तो दे सकते हैं, कल क्या चर्चा रहेगी। ज्ञानेंद्र जी, आवाज आ रही है? हाँ भाई साहब, आ रही है।
मैं कह रहा था कि अभी जो 5 जजों की समिति का जो निर्णय आने वाला था राष्ट्रपति के सवालों के जो सवाल थे, उस पर शायद अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया है ना। हाँ, नहीं अभी तक फाइनल नहीं हुआ, चल रहा है, अभी उस पर चर्चा करना ठीक नहीं है। हम लोग वोट चोरी पर अगर सोचिए तो क्या हो सकता है कि हुआ है एक बार। SIR पे। हाँ, वोट चोरी वाला जो मसला है, जो चुनाव आयोग का रहा, जो कुछ भी है, जी जी जी। डिस्कशन हुआ है क्या? इस पर शायद नहीं हुआ है अभी, विपुल जी, अभी इस पर डिस्कशन नहीं हुआ है ना। नहीं। तो इस पे रख सकते हैं डिसीजन ना। हाँ हाँ, रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चर्चा को समाप्त कर सकते हैं हम लोग। जी।